हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एफएसएम क्या होता है, एक फाइनाइट स्टेट मशीन का मतलब क्या होता है, किस तरह से एक एफएसएम वर्क करता है और उसका डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे एफएसएम डिजाइन के, जिसमें कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा मीले सर्किट का डिजाइन और मूरे सर्किट का डिजाइन। दोनों तरह के डिजाइन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब एफएसएम में जो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है सीक्वेंस डिटेक्टर। अब ये सीक्वेंस डिटेक्टर देखो क्या चीज होती है। जैसा कई बार हम लोग करते हैं, जब मोबाइल में पहले पैटर्न तो नहीं आता था ना मोबाइल अनलॉक करने के लिए, अब तो पैटर्न आ गया, फिंगरप्रिंट आ गया। पहले क्या होता था, पिन होता था। मोबाइल पे लॉक लगाए तो एक पिन एंटर करने से वो मोबाइल ओपन हो जाता है। अब वो पिन क्या होता है, पिन क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होता है जिसे डालने से वो मोबाइल या वो डिवाइस अनलॉक होती है, ठीक है। तो बेसिकली वहां क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिटेक्ट किया जा रहा है। अगर वो सीक्वेंस आ गया तो डिवाइस अनलॉक हो जाएगी, और वो सीक्वेंस नहीं आया तो वो डिवाइस अनलॉक नहीं हो पाएगी। यानी सीक्वेंस डिटेक्टर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो एक ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस को लोकेट करती है जो डिजायर्ड है। जैसे मान लो आपने अपनी डिवाइस का पासवर्ड रख दिया 2468। अब आप 2468 डालोगे तभी वो ओपन हो सकती है। ये 4268 में भी नहीं ओपन होगा, 6428 में भी नहीं होगा। यानी डिजिट्स भी सेम हो और उसी ऑर्डर में हो। ऐसा भी नहीं कर सकते कि डिजिट सेम रखो लेकिन किसी भी रैंडम ऑर्डर में डाल दो और मोबाइल अनलॉक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या करता है, उन डिजिट्स के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को लोकेट करने की कोशिश करता है। अगर वो सीक्वेंस मिल गया तो डिवाइस ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, नहीं मिल पाया तो लॉक्ड रहेगी। तो सेम कुछ चीज हम लोग करने वाले हैं एफएसएम के अंदर, एक सीक्वेंस डिटेक्टर बनाने वाले हैं। लेकिन देखो डिफरेंस कहां रहेगा। डिजिटल में जब हम बाइनरी में जाते हैं तो अपने पास दो ही डिजिट्स होते हैं, 1 और 0। यानी यहां जो मैं सीक्वेंस डिटेक्ट करूंगा वो जीरोस और वंस का ही होगा, उसके अंदर कोई ऐसे रैंडम डिजिट्स नहीं आ सकते। जैसा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया 2468। तो हमें क्या करना है, जीरोस और वंस के एक सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पूरा डिजाइन देखेंगे। एग्जांपल मैं ले रहा हूं 101 डिटेक्टर। अब देखो जब सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी अपने पास बनती हैं। एक कहलाता है ओवरलैपिंग सीक्वेंस और एक कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग। अब ये क्या चीज होती है ये समझते हैं पहले। देखो मान लो लगातार आपके पास वंस और जीरोस आ रहे हैं। अब इसमें मैं पूछूं 101 कितनी बार आया, देखो एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन दो सीक्वेंसेस में अगर ध्यान दोगे तो हमने क्या कॉमन लिया है, वन कॉमन लिया है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी पिछले सीक्वेंस की भी अगर कोई बिट यूज हो जाए अगले सीक्वेंस को पता करने में तो उसे ओवरलैपिंग सीक्वेंस कहा जाता है। और अगर नॉन ओवरलैपिंग होता, यही एग्जांपल लेता हूं, नॉन ओवरलैपिंग होता तो मैं कहता दो बार 101 आ रहा है, ये दोनों बार, ठीक है। बीच वाले को डिटेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि जब एक बार सीक्वेंस डिटेक्ट हो गया तो उसकी कोई भी डिजिट दोबारे यूज नहीं की जाएगी। देखो ये जो 101 डिटेक्ट हुआ था, इसका लास्ट वाला वन अगले सीक्वेंस के लिए पहला वन बन गया। अगर ऐसा करते हो तो ओवरलैपिंग सीक्वेंस है और ऐसा नहीं करते हो तो नॉन ओवरलैपिंग है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि अगर पिछले सीक्वेंस की कोई भी बिट अगले सीक्वेंस में यूज होगी तो ओवरलैपिंग, नहीं होगी तो नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, एफएसएम बनाने में सबसे पहला स्टेप होता है स्टेट डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट डायग्राम बना रहे हैं और ओवरलैपिंग सीक्वेंस की बात करूंगा। अब जो ये मैं एफएसएम बनाने वाला हूं
ये मैं मीले सर्किट बनाने वाला हूं। मीले सर्किट क्या होता था बताओ जल्दी से। मीले सर्किट में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड दी इनपुट। ठीक है, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब स्टेट डायग्राम की बात करते हैं। देखो कभी भी स्टेट डायग्राम बनाते हो तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट से शुरू कर लेना। जैसे ए है एक इनिशियल स्टेट, ठीक है, यानी कि जब हमारा सिस्टम वर्किंग नहीं होगा, आइडल होगा, तो स्टेट ए के अंदर होगा। अब तुम्हें सीक्वेंस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। यानी अगर मैं तुम्हें 0 दूं तो सीक्वेंस चालू तो नहीं हो सकता ना। सीक्वेंस है 1 0 1, यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1। जब तक 0 आएगा, जब तक सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, देखो कि अगर 0 आ रहा है तो हम इनिशियल पे ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सीक्वेंस तभी बनेगा जब क्या मिलेगा, 1 0 1। तो 0 से तो अपना काम नहीं बनेगा, तो 0 रहने दिया। लेकिन अगर 1 आ गया तो मैं अगली स्टेट पे चले जाता हूं, बट आउटपुट अभी भी 0 रहेगा। आउटपुट 1 कब होगा, जब ये पूरा सीक्वेंस मिल जाए। जब तक ये पूरा सीक्वेंस ना मिले, जब तक आउटपुट 1 नहीं हो सकता। तो ये आ गई बी। यहां बी स्टेट का मतलब क्या है, बी स्टेट का मतलब है कि भाई 1 मिल चुका है। ठीक है, तो एक 1 मिल चुका, सीक्वेंस का पहला 1। अब देखो इनपुट जो है 1 बिट का है, इनपुट जो है 1 बिट का है, और 1 बिट में 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, 0 या 1। और ये चीज मैंने पहले भी बताई है, स्टेट डायग्राम में एक नोड से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, वो निकलती हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस के बराबर। अगर एक बिट का इनपुट है, उसके 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 या 1, तो हर एक नोड से, हर एक सर्कल से 2 ब्रांच निकालना कंपलसरी है। तो देखो जैसे ए है, ए से एक ब्रांच गई अगर इनपुट 0 है, और एक ब्रांच गई अगर इनपुट 1 है। तो सेम वे में जब हम बी पे खड़े हैं तो यहां से भी 2 ब्रांच निकालेंगे, एक 0 इनपुट के लिए और एक 1 इनपुट के लिए। अब मान लो 0 इनपुट आता है तो 1 0 तो सीक्वेंस में चाहिए ही ना हमें। तो अगर 0 इनपुट आएगा तो क्या करना, सी स्टेट को मैं बोल दूंगा, सी का मतलब क्या है कि मुझे 1 0 मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले आया 1 फिर 0। अब बात है अगर एक और 1 आ जाता, यानी बी पे अगर 0 ना आता, अगला इनपुट 1 आ जाता, जैसे एज एन एग्जांपल मान लो ऐसे चल रहा होता, तो भी तो 1 0 1 डिटेक्ट हो सकता है। यानी अगर एक 1 आ भी गया, देखो पहले 1 आया था ना, जब 0 ए वाली स्टेट पे 1 आया था तो हम बी पे गए थे, तो जैसे ही 1 आया तो मैं कहां आ गया, बी पे। अब मान लो और 1 आ रहे हैं, 1 ही 1 आता जा रहा है अगर लगातार, तो सीक्वेंस तो स्टार्ट नहीं हुआ ना मेरा, सीक्वेंस चला कहां, 1 पे ही तो रह गए। सीक्वेंस चाहिए क्या था, 1 0 1। लेकिन देखो अगर 10 बार भी 1 आ जाए, उसके बाद 0 1 आ जाए, तो ये वाला 1 जो लेटेस्ट 1 है, ये तो यूज हो सकता है ना। मान लो जैसे मैंने यहां पे 5 बार 1 लिख दिया, अब क्या हुआ देखो, तो भी जो लास्ट में 1 आया वो सीक्वेंस बना सकता था। इसका मतलब कितनी बार भी 1 आ जाए, जो आखिरी 1 होगा उससे हम सीक्वेंस बना सकते हैं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, देखो कि 1 अगर आता जा रहा है तो बी पे ही रहो। बी पे क्यों रहो, देखो मान लो अगर तुम लौट जाते कि भाई 1 1 आ गया, मेरे को सीक्वेंस में तो 1 0 चाहिए था, तो चलो वापस चलते हैं इनिशियल स्टेट पे। अगर ऐसा करते, मान लो 1 1 आ गया, अब तुम वापस इनिशियल स्टेट पे लौट गए, वो फिर से 1 ढूंढेगा, और फिर जब 1 आएगा तभी सीक्वेंस बनेगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो वो काम नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है। तो आखिरी 1 को अगर तुम्हें यूज करना है अगले सीक्वेंस के लिए, तो तुम्हें बी पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि अगर तुम इनिशियल स्टेट पे चले गए तो फिर से पूरा सीक्वेंस ढूंढेगा 1 0 1, जबकि मैं क्या जानता हूं, अगर लगातार 1 आ रहे हैं तो जो भी लास्ट में 1 आया है वो सीक्वेंस बना सकता है। ये बात क्लियर हुई। इस तरह से जब भी मैपिंग करनी हो ना, तो केसेस विजुअलाइज करो कि क्या केस बन सकता है, और केस अगर तुम्हें क्लियर है कि ऐसा बन सकता है, तो ये देखो कि इसमें से कौन सी बिट्स यूज हो सकती हैं या कुछ भी यूजेबल नहीं है। वापस आते हैं, अब हम सी पे पहुंच चुके हैं जहां 1 0 मिला है।
अब मान लो 1 0 के बाद 1 आ जाए, 1 0 के बाद अगर 1 आ गया तो हो गया सीक्वेंस पूरा। लेकिन बात किसकी चल रही है? ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ये वाला 1 अगले सीक्वेंस में यूज हो सकता है। यानी इवन 1 0 1 होने के बावजूद तुम इनिशियल स्टेट पे नहीं लौटोगे, क्योंकि जो उसका आखिरी 1 है वो यूज कर सकते हैं। आखिरी 1 कौन सी स्टेट में आता है? बी में। बी में ही तो बोलते हो कि 1 मिला है। अब देखो 1 0 1 मिल गया, सही बात है, 1 0 1 मिल गया, लेकिन उसका 1 जो है अगले सीक्वेंस में यूज हो सकता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास 1 0 1 आ भी जाए तो बी पे जाओ, लेकिन देखो आउटपुट 1 कर दिया मैंने। आउटपुट 1 क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा सीक्वेंस पूरा हो चुका है 1 0 1। और बी पे क्यों गया? क्योंकि इसका 1 यूज हो सकता था। अगर मान लो नॉन ओवरलैपिंग होता, मुझे इसका 1 यूज नहीं करना, तो मैं वापस इनिशियल स्टेट पे लौट जाता। समझ आ रही है बात? सी से मैं इनिशियल स्टेट पे चला जाता, क्योंकि अब मैं 1 0 1 दोबारे से ढूंढूंगा, इसका जो आखिरी 1 है उसका यूज मैं नहीं करूंगा। लेकिन देखो ये तो मैपिंग सी से एक ही हुई। अब सी पे 1 0 मिल चुका था, मान लो एक और 0 आ जाता, अब इसमें से क्या कुछ रीयूज हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 0 0 आ गया ना। अब मान लो आगे 1 0 आ भी जाए तो भी कौन सा 1 0 1 बन गया। तो अगली बार अगर तुम्हें 1 0 1 चाहिए तो पूरा ही सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। यानी 1 0 के बाद अगर अगला 0 आ गया तो मेरे पास रीयूजेबल कुछ भी नहीं बचा, मैं कुछ भी यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे वापस कहां जाना पड़ेगा? इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, 0 बाय 0। 0 बाय 0 क्यों बोला? क्योंकि जब सीक्वेंस मिला ही नहीं तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। देखो दोबारा समझते हैं स्टेट डायग्राम को। मुझे 1 0 1 डिटेक्ट करना था, तो मैंने इनिशियल स्टेट से शुरू किया। मैंने बोला कि मेरा सिस्टम जब वर्किंग नहीं है तो वो इस स्टेट में रहा होगा। अब 1 0 1 डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत है भाई? 1 की। 1 मिला तो मैं अगली स्टेट पे चला गया। हमेशा देखो जब डिजायर्ड सीक्वेंस मिल रहा हो ना, आगे बढ़ना। तो 1 मिला तो अगली स्टेट पे चले गए, लेकिन आउटपुट अभी क्या रहा? 0, क्योंकि अभी पूरा सीक्वेंस नहीं मिला है, अभी सिर्फ क्या मिला है? उसका पहला बिट मिला है। अब 0 मिला तो मैं अगली पे स्टेट पे मूव कर गया, अब मुझे 1 0 मिल चुका है। और फिर 1 मिला तो मैंने बोला ओवरलैपिंग सीक्वेंस अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो जो पिछले सीक्वेंस का आखिरी 1 आया है वो अगले सीक्वेंस का पहला 1 हो सकता है। और 1 मिलने का मतलब कौन सी स्टेट है? बी। इसीलिए 1 आते ही मैं सी से बी पे गया, लेकिन मेरा सीक्वेंस पूरा हो चुका था, इसीलिए मैंने आउटपुट को भी क्या कर दिया? 1। फिर मैंने बोला मान लो 1 0 0 आ जाता तो मेरा सीक्वेंस पूरा बिगड़ गया, अब मुझे दोबारे से 1 0 1 ढूंढना है, इसलिए सी से कहां चले गए? ए पे। और मैंने क्या बोला? कितनी बार भी 1 आते रहे, जो भी लेटेस्ट 1 है तुम्हारा वो 1 0 1 बना सकता है, इसीलिए बी पे कितनी बार भी 1 आए हम किस पे रहेंगे? बी पे। हम वापस ए पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बी का मतलब क्या है? मेरे पास 1 है, और 1 है तो 0 1 मिलने से मेरा सीक्वेंस पूरा हो जाता है। कितनी बार भी 1 आता है आने दो। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बात हुई कि कंसेप्चुअली हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसे एक डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी स्टेट टेबल बना लेते हैं, क्योंकि स्टेट रिडक्शन का भी प्रोसेस होता है ना अपने पास, कि अगर कोई स्टेट रिडंडेंट है तो उसको हटाना पड़ेगा। क्या करोगे बताओ? प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, या ऐसा कर लो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। इसके अंदर भी दो होता है, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 0, इनपुट 1। प्रेजेंट स्टेट अगर ए है, ठीक है, 3 केसेस बनेंगे, ए बी सी। प्रेजेंट स्टेट देखो अगर ए है और इनपुट 0 है तो हम किस पे रह जाते हैं? हम ए पे ही रह जाते हैं। तो अगर इनपुट 0 है तो ए पे ही रह जाते हैं और आउटपुट भी रहता है 0। लेकिन अगर इनपुट 1 आता है तो कहां जा रहे हैं भाई? 1 आने पे बी पे, बट आउटपुट अभी भी क्या है? 0। अब बी पे आ जाओ, बी में अगर 0 आ रहा है तो कहां जा रहे हो? सी पे, लेकिन आउटपुट क्या है? 0। सी पे जा रहे हैं लेकिन आउटपुट है 0।
और अगर बी पे इनपुट 1 आ जाए, ये इनपुट 1 है तो कहां रहोगे, बी पे ही रहोगे, और आउटपुट क्या रहेगा 0। अब सी पे अगर 0 आया तो कहां चले गए, ए पे, आउटपुट क्या बना 0, और 1 आया तो हम आ गए बी पे, आउटपुट क्या आया 1। अब इस टेबल के अंदर देखो कोई भी दो रोज आइडेंटिकल नहीं है। क्या फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, नहीं, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड नहीं, ए भी आ रहा है लेकिन इधर 0 0 आ रहा है, इसमें 0 1 आ रहा है। तो यानी देयर आर नो रिडंडेंट स्टेट्स। रिडंडेंट स्टेट कौन सी होती है भाई, जिसकी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम होता है। यानी कोई भी दो रोज अगर आइडेंटिकल है तो दे विल रिप्रेजेंट रिडंडेंट स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है स्टेट असाइनमेंट, यानी स्टेट को बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, देखो कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं अपने पास 3, विच इज 2 to the power n, विच शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। तो n को मैं ले लूंगा 2, यानी 2 बिट्स और 2 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। 3 स्टेट के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, 2 बिट्स की। जैसे 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं भाई, 4 कॉम्बिनेशन, बट मुझे चाहिए कितने, 3। तो 3 स्टेट में आराम से 2 बिट्स से क्रिएट कर सकता हूं। अब स्टेट असाइनमेंट में मैं क्या कहता हूं, ए को मार्क कर लो 0 0, बी को मार्क कर लो 0 1, और सी को मार्क कर लो 1 0। ठीक है, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद ये जो स्टेट टेबल है इसको हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं, स्टेट टेबल को। ठीक है, स्टेट टेबल को बड़ा कर लेते हैं स्टेट असाइनमेंट के बेसिस पे। अब देखो मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट स्टेट इनपुट नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। अब 2 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है, इसीलिए प्रेजेंट स्टेट को भी चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह सेव हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेट, तो प्रेजेंट स्टेट को मैंने लिख लिया Q1 Q0, तो नेक्स्ट स्टेट को लिख लिया Q1 प्लस Q0 प्लस। अब प्रेजेंट स्टेट में 3 पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0, लेकिन हर स्टेट में 2 इनपुट हो सकते हैं। देखो ये ए वाली स्टेट है 0 0 वाली, फिर बी वाली, और हर स्टेट के साथ मैं दोनों पॉसिबल इनपुट ले रहा हूं 0 और 1। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सी वाली। अब ये वाली टेबल देखना भाई, अगर प्रेजेंट स्टेट ए है और इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है, ए का मतलब 0 0। प्रेजेंट स्टेट ए इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनती है, बी माने 0 1। फिर प्रेजेंट स्टेट है बी, इनपुट अगर 0 तो नेक्स्ट स्टेट सी माने 1 0। बी पे अगर इनपुट 1 तो नेक्स्ट स्टेट बी माने 0 1। फिर देखो अगली स्टेट है 1 0, 1 0 पे अगर इनपुट लग रहा है 0, 1 0 माने सी पे अगर इनपुट लग रहा है 0 तो क्या आएगा, ए का मतलब 0 0। प्रेजेंट स्टेट सी, इनपुट अगर 1 है, सी इनपुट अगर 1 है तो बी माने 0 1। ये बन गई नेक्स्ट स्टेट। अब अगले पे आओ, प्रेजेंट स्टेट ए इनपुट 0 तो क्या आया आउटपुट 0। प्रेजेंट स्टेट ए इनपुट 1 तो आउटपुट क्या आया 0। प्रेजेंट स्टेट बी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आया 0। प्रेजेंट स्टेट बी इनपुट 1 तो आउटपुट क्या आया 0। प्रेजेंट स्टेट सी इनपुट 0 आउटपुट क्या आया 0। प्रेजेंट स्टेट सी इनपुट 1 तो आउटपुट भी क्या आ गया 1। तो ये बन गई अपनी स्टेट टेबल, स्टेट एंड आउटपुट टेबल कह सकते हो इसे, क्योंकि इसमें आउटपुट भी आ रहा है।
अब इसके बाद देखो क्या होता है, ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप हमें यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल लें अगर, तो कोई फ्लिप फ्लॉप चूज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं, चलो ठीक है। यूज, ऐसा वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, अगर कभी क्वेश्चन टैकल करते हो ना तो बताएगा कि स्टेट मशीन कौन से फ्लिप फ्लॉप से अपने को बनानी है, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए अब आगे क्या करोगे, एक्साइटेशन टेबल बनाओगे, ठीक है भाई। फ्लिप फ्लॉप तो याद है ना सभी लोग को, देखें Q1 और Q1 प्लस से डिसाइड होता है T1। 0 से 0 जा रहे हो होल्ड, यानी T1 0। 0 से 0 जा रहे हो होल्ड, T1 0। 0 से 1 जा रहे हो टॉगल, T1 1। 0 से 0 जा रहे हो होल्ड, T1 0। फिर 1 से 0 जा रहे हो, 1 से 0 माने टॉगल 1, 1 से 0 माने टॉगल 1। अब Q0 और Q0 प्लस देखना, 0 से 0 होल्ड, 0 से 1 टॉगल, 1 से 0 टॉगल, 1 से 1 होल्ड, 0 से 0 होल्ड, 0 से 1 टॉगल। ये बन गया। अब देखो ये जो T1 T0 है, ये तीन वेरिएबल के फंक्शन हैं, Q1 Q0 और X। अब क्या करोगे, जैसे काउंटर में करते थे कि T1 और T0 का लॉजिक एक्सप्रेशन हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ Q1 Q0 और X। तो तीन वेरिएबल का के मैप बनाओगे, दो के मैप हमें बनाने पड़ेंगे। इधर मैंने लिखा Q1 और इधर लिख दिया Q0 X। Q1 Q0 X, ये T1 के लिए और ये T0 के लिए। अंदर में ग्रे कोड लिख लेता हूं, 0 1 3 2 4 5 7 6, 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है भाई। अब मैं यहां भी डेसिमल नंबर मार्क कर देता हूं, एक काम करता हूं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें देखो टेबल में 6 और 7 आ ही नहीं रहा। 6 और 7 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 1 1 जैसी कोई स्टेट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 7 अगर नहीं आएगा तो 6 और 7 ट्रीट किया जाएगा एज अ डोंट केयर कंडीशन। इतनी बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं, मैं यहां पे मिन टर्म्स भी मार्क कर लेता हूं, मिनिमाइजेशन में मदद होगी। Q1 बार Q1, Q0 बार X बार, Q0 बार X, Q0 X और Q0 X बार, ठीक है। सेम वे में इधर Q1 बार Q1, Q0 बार X बार, Q0 बार X, Q0 X और Q0 X बार। अब देखो T1 कहां पे 1 है, 0 1 2, 2 पे 1 आ रहा है, 3 4 5, तो 2 4 और 5 पे 1 आ रहा है, 2 4 5, ठीक है। बाकी 6 और 7 है डोंट केयर। अब T0 देखो 1 2 और 5 पे 1 आ रहा है, 1 2 5 और 6 और 7 है डोंट केयर, ठीक है। अब इसमें पेयरिंग बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, ये तो एक क्वाड बन जाएगा 4 का, और ये एक पेयर बन जाएगा। और इधर कैसे बनाओगे, एक पेयर और एक पेयर, ठीक है। तो यानी T1 का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा बताओ, इस क्वाड का एक्सप्रेशन क्या होगा, सारे में कॉमन सिर्फ Q1 है तो Q1, और इस पेयर में क्या कॉमन है, Q0 X बार। फिर T0 का एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा भाई, पहला कॉलम Q0 बार X और दूसरा कॉलम Q0 X बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया Q0 XOR X।
अब इससे लॉजिक सर्किट जब बनाओगे तो लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा? अच्छा देखो, एक टेबल अभी हमारी बाकी रह गई आउटपुट की। आउटपुट एक ही जगह बना रहा है ना, आउटपुट कितने पे बना रहा है? आउटपुट बना रहा है हमारा, अगर ध्यान से देखें, 101 पे। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था ना। इसमें ध्यान दो, हम लोग एक चीज लिखना भूल गए, आउटपुट। आउटपुट बना रहा है 101 पे, तो आउटपुट को अगर y लिखते हो तो 101 की मिन टर्म क्या होगी? Q1 Q0 बार x। तो ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट का भी के मैप बनना चाहिए, तो चाहे तो के मैप बना भी सकते हो। देखो, अगर के मैप बनाओगे आउटपुट के लिए और मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, T1 T0 के अलावा आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट अगर ध्यान से देखोगे, चाहे वीडियो रिवाइंड करके, लास्ट में बना रहा था, यानी 5 पे बना रहा था। 6 और 7 थे डोंट केयर। ठीक है भाई, तो ये दोनों कॉमन आ गए। अब इसमें आउटपुट क्या लिख सकते हो और बेहतर वे में? रो में देखोगे तो Q1 कॉमन है, और कॉलम में देखोगे तो X कॉमन है। ठीक है, तो Q1 X लिखा जा सकता है। अब हम लोग किस टाइप से बनाएंगे? देखो, जैसे सिंक्रोनस काउंटर बनता था, दो फ्लिप फ्लॉप लिए जाएंगे, एक रहेगा T0 जिसका आउटपुट है Q0, एक T1 जिसका आउटपुट है Q1। ठीक है, मैं ये वाला के मैप हटा के यहीं लिख देता हूं, y इक्वल टू Q1 X आया है। ठीक है, अब ये दो फ्लिप फ्लॉप हो गए, इन दोनों में सेम क्लॉक भेजनी है, क्योंकि एफएसएम जो है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होता है, एसिंक्रोनस की तरह ट्रीट नहीं करोगे। ये बन गया, क्लॉक सेम चली गई। अब T1 में क्या भेजना है? Q1 प्लस Q0 X बार। तो Q0 X बार, जैसे एक X ले लो, ये इन्वर्टर लगाया तो X बार आ गया, और Q0 हमें लाना है, तो Q0 एक काम करते हैं, नीचे से ले आते हैं, ये हमने और गेट में दे दिया, और गेट में और क्या जाना चाहिए? और गेट में दूसरा इनपुट होगा Q1। ठीक है भाई, तो पहला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो गया, यहां से Q1 जा रहा है, यहां से Q0 X बार जा रहा है, तो T0 में हमने इनपुट दे दिया। अब अगला क्या है? T0। T0 में है Q0 XOR X। सॉरी, ये वाला T1 था ना, T0 में था Q0 XOR X। थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, हमने T0 में T1 वाला इनपुट दे दिया है। T0 हमें पहले देखना है, तो Q0 XOR X आएगा, देखो ये Q0 गया फीडबैक में, इधर से X आ गया, तो T0 का एक्सप्रेशन सही हो गया। अब T1 में Q1 प्लस Q0 X बार, तो X बार अगर चाहिए तो Q0 X बार हो गए,
और Q1 ऐड करना है इसमें। ऐड करने के लिए क्या लगाओगे, और गेट लगाओगे। ये आ गया, ठीक है। इधर से Q0 गया, ऊपर से x बार आया और इधर से Q1 आया, तो Q1 प्लस Q0 x बार, और y में क्या है Q1x, तो आउटपुट जो मिलेगा y Q1 आएगा और उसके अंदर एक हमारा x आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी FSM डिजाइन कर सकते हैं। अब ये जो सर्किट बन गया, ये हर बार जो आउटपुट देगा वो 1 देगा, अगर इसे पूरा सीक्वेंस मिल जाता है 1 0 1। ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से FSM को हम लोग डिजाइन करते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर यही प्रॉब्लम हम लोग मूरे सर्किट से करते, मीले की जगह मूरे सर्किट से करते, 101 का ही डिटेक्टर है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, बट मीले सर्किट नहीं, मूरे सर्किट है इस बार। मूरे सर्किट की खासियत क्या होती है जल्दी बताओ। मूरे सर्किट का जो आउटपुट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द इनपुट, ठीक है। तो अब देखो, जब स्टेट डायग्राम बनाओगे, पहला स्टेप तो यही था ना, स्टेट डायग्राम। सेम प्रॉब्लम को अब की बार हम मूरे सर्किट से कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, देखो सबसे पहले किससे शुरू करोगे, इनिशियल स्टेट से। सीक्वेंस क्या चाहिए, 1 0 1। अगर जीरोस आते रहे तो कोई आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है, हम यहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिल गया तो मेरा सीक्वेंस आगे बढ़ जाएगा ना, तो इसको 0 ही रहने दो। अब की बार आउटपुट यहां लिखो स्टेट के साथ, यानी एक इनिशियल स्टेट है जिसपे आउटपुट क्या रहेगा, 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। अब की बार ट्रांजिशन पे सिर्फ इनपुट दिखाओगे, आउटपुट नहीं, मूरे सर्किट है। लेकिन अगर 1 आया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी सीक्वेंस तो पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए आउटपुट क्या रहेगा, 0, बट इनपुट क्या आया, 1। तो बी वाली जो स्टेट है इसका मतलब अब भी वही है, 1 डिटेक्टेड। और जैसा मैंने पहले बोला था, कितनी बार भी 1 आता रहे, उसमें जो आखिरी बिट है उसका यूज कर सकते हो, इसीलिए 1 अगर आता भी रहेगा तो हम यहीं रहेंगे। लेकिन अगर 0 आ गया तो अगली स्टेट पे मूव करना है ना अपने को, सी। सी का मतलब है कि 1 0 मिल चुका है, लेकिन अभी पूरा सीक्वेंस तो नहीं हुआ ना भाई। पूरा सीक्वेंस क्या है, 1 0 1, इसीलिए यहां भी आउटपुट क्या रहेगा, 0। यानी अभी 1 0 मिला, अभी 1 0 1 नहीं मिला। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रांजिशन पे तो आउटपुट नहीं दिखा सकते ना, इसीलिए अगर 1 मिलके सीक्वेंस पूरा हो रहा है तो एक नई स्टेट पे जाना पड़ता है, जिसका मतलब होगा कि पूरा सीक्वेंस मिल चुका है, तो आउटपुट क्या कर दोगे, 1। अब की बार ये डी स्टेट का मतलब क्या है कि 1 0 1 पूरा आ चुका है, ठीक है। 1 0 1 पूरा आ चुका है, इसीलिए आउटपुट क्या हो गया, 1। पिछली बार हमने क्या किया था, सी से 1 आने पे सीधा बी पे जंप कर गए थे कि आखिरी 1 को रीयूज कर सकते हो। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिशन पे नहीं दिखाना, स्टेट पे दिखाना है, तो 1 आउटपुट के लिए भी एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ गई, दैट इज डी। तो मूरे सर्किट में क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी बढ़ गई। अब लेकिन अगर 0 आ जाता तो क्या होता, 1 0 के बाद 1 0 0 हो जाता, तो सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता, वापस कहां चले जाते, इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। अब लेकिन डी से भी मैपिंग करनी पड़ेगी, दो, 1 और 0। अब देखो, अगर 1 0 1 के बाद एक और 0 आ गया, तो अगर एक और 1 आ जाए तो ये सीक्वेंस पूरा हो जाएगा ना। यानी 1 0 1 का ही जो एक और 0 अगर आ जाए तो इसका 1 0 रीयूज हो सकता है। ये बात समझ रहे हो, 1 0 1 के बाद एक और 0 आ गया तो रीयूज क्या हो जाएगा, 1 0। 1 0 कौन सी स्टेट है, सी। तो यानी अगर एक और 0 आ जाए तो हम कहां जंप करेंगे, सी पे। ये बात समझ आई।
101 के बाद एक और 0 आ गया तो लास्ट के 2 बिट्स रीयूज हो सकते हैं 1 और 0। लेकिन 101 के बाद देखो अगर एक और 1 आ गया, अब तो 2 बिट यूज नहीं हो सकते ना, लेकिन ये वाला बिट तो यूज हो सकता है अगला सीक्वेंस बनाने में। तो यानी 101 के बाद अगर एक और 1 आ गया तो सिर्फ 1 का यूज कर सकते हो, इसीलिए यहां ऐसे दिखाया 1 का यूज कर सकते हैं, माने कौन सी स्टेट पे जाओगे, बी पे। ये बात समझ आई। 101 के बाद 0 आया तो 10 का रीयूज हो सकता है अगले सीक्वेंस में, और 101 के बाद 1 आया तो सिर्फ एक 1 का यूज हो सकता है अगले सीक्वेंस में। ठीक है, इस तरह से मैपिंग की जाती है। अब अपने पास 4 स्टेट आ गई। अगला क्या करना होता है भाई हमें, जल्दी बताओ। अगला क्या करना है, स्टेट टेबल बनानी है, स्टेट एंड आउटपुट टेबल। अब की बार देखो प्रेजेंट स्टेट में कितनी है, 4 है। नेक्स्ट स्टेट में 2 पॉसिबिलिटी, इनपुट 0 इनपुट 1 और फिर आउटपुट। अब आउटपुट इनपुट से तो इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए आउटपुट में इनपुट की दोनों वैल्यूज मत दिखाना, 0 और 1। प्रेजेंट स्टेट अपनी 4 हो सकती हैं, ए बी सी या डी। अब प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो इनपुट 0 लगाने से ए पे ही रहोगे, इनपुट 1 लगाने से बी पे आ जाओगे। बट ए स्टेट के लिए आउटपुट क्या रहता है, 0। फिर बी पे आ जाओ, बी पे अगर 0 लगाया तो कहां जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। बी पे 1 लगा तो बी पे ही रहेंगे, और बी पे मतलब आउटपुट कितना है, 0। फिर सी पे आ जाओ, सी पे 1 लगाया तो कहां गए, डी, और सी पे 0 लगा तो कहां गए, सी पे देखो 0 लगने पे कहां जा रहे हैं, ए। सी पे आउटपुट क्या है, 0। अब डी पे आ जाओ, डी पे अगर तुमने 0 लगाया तो सी पे लौट के आ रहे हो, और 1 लगाया तो कहां जा रहे हो भाई, बी पे जा रहे हो, और डी पे आउटपुट क्या है, 1। ये बन गई टेबल। अब देखो इसमें कोई भी 2 कॉलम से 2 रोज सेम है क्या, देखो ए बी और ए डी, ये तो डिफरेंट है, बी और डी आ रहा है। सी बी सेम लग रहा है लेकिन दोनों का आउटपुट अलग है, तो यहां पे भी कोई रिडंडेंट स्टेट नहीं बनेगी। रिडंडेंट स्टेट कौन सी होती है, जहां दोनों रोज सेम हो जाएं, यानी 2 ऐसी स्टेट्स जिनका नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या रहे, आइडेंटिकल। ठीक है, अब ये टेबल आने के बाद अगला स्टेप क्या होगा भाई, स्टेट असाइनमेंट। अब की बार अपने पास कितनी स्टेट्स हैं बताओ, 4 स्टेट्स हैं। 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो n क्या ले लोगे, 2, यानी 2 बिट्स और 2 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और 4 ही मेरे पास स्टेट हैं, तो हर कॉम्बिनेशन से एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए को लिख देंगे 0 0, बी को लिख दोगे 0 1, सी को लिख दोगे 1 0 और डी को लिख दोगे 1 1। स्टेट असाइन हो गई। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद बनती है स्टेट टेबल। ठीक है, स्टेट असाइनमेंट के बाद स्टेट टेबल दोबारा बनाई जाती है। तो पिछले एग्जाम्पल की तरह बनाते हैं। पहले लिखोगे प्रेजेंट स्टेट Q1 Q0, इनपुट X, नेक्स्ट स्टेट Q1 प्लस Q0 प्लस, और फिर आउटपुट Y। अब प्रेजेंट स्टेट के अंदर 4 पॉसिबिलिटी है ना, 0 0, इसके साथ दोनों इनपुट, 0 1 यानी बी, इसके साथ भी दोनों इनपुट, फिर 1 0 यानी सी, इसके साथ भी दोनों इनपुट, फिर 1 1 यानी कि डी, और इसके साथ भी दोनों इनपुट। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, ए बी
सी और डी। अब ए अगर प्रेजेंट स्टेट है और इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी ए है, और इनपुट अगर 1 है तो बी है, लेकिन आउटपुट दोनों ही केस में 0 है। ठीक है, अब बी को देखो, अगर इनपुट 0 है तो सी है, और इनपुट 1 है तो खुद बी है। सी को देखो, इनपुट 0 पे ए आना चाहिए, ए का मतलब 0 0, और इनपुट 1 पे आना चाहिए डी, यानी 1 1। डी को देखो, इनपुट 0 पे सी 1 0, इनपुट 1 पे बी 0 1। बी स्टेट के लिए आउटपुट 0, सी के लिए आउटपुट 0, बट डी के लिए आउटपुट 1। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद ये डिसाइड करना होता है कि भाई कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज करोगे। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया डी फ्लिप फ्लॉप, सॉरी टी फ्लिप फ्लॉप लिया था, तो एक काम करते हैं इस बार डी ले लेते हैं। देखो मैं जेके इसलिए यूज नहीं कर रहा, करने को जेके भी कर सकते हो, उससे बस क्वेश्चन लंबा बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हर फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट होंगे। तो अब की बार मैं क्या यूज कर रहा हूं, डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट्स होंगे, D1 और D0। अब डी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन क्या होती है कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू डी, यही होती है ना। तो डी सीधा किसके बराबर होगा, नेक्स्ट स्टेट के। तो D1 में Q1 प्लस पेस्ट कर दोगे, D1 में मैंने Q1 प्लस पेस्ट कर दिया, D0 में Q0 प्लस डाल दो। ये डाल दिया हमने, D0 में Q0 प्लस। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, के मैप। के मैप 3 बनते हैं, एक आउटपुट का, एक D1 का और एक D0 का। अगर JK होते तो कितने बनते, 5 बनते। J1 K1 के 2, J2 J0 K0 के 2 और एक आउटपुट का। इनपुट साइड पे 3 ही वेरिएबल मानोगे, एक तो Q1, एक Q0 और एक X। पहले मैं सिर्फ 3 के मैप बना ले रहा हूं, बाद में इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ये 3 के मैप बन गए। ठीक है, ये पहला के मैप है हमारा D1 का, ये D0 का और ये Y का। यहां डेसिमल नंबर्स भी मैं मार्क कर देता हूं के मैप में फिल करने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो D1 कहां कहां पे 1 है, 2 पे, 3 4 5 पे, 6 पे। 2 5 और 6 डोंट केयर तो यहां है ही नहीं। D0 कहां कहां पे 1 है, 1 3 5 7। ठीक है, ये आ गया। Y कहां कहां पे 1 है, Y है 6 और 7 पे 1, ये बन गया। अब यहां पेयरिंग कैसे होगी, 1 और 2। तो इस हिसाब से अगर D1 लिखोगे तो कितना बना, पहले जो पेयर है इसकी इक्वेशन Q0 X बार,
और ये जो सिंगल टर्म है इसकी इक्वेशन Q1 Q0 बार x D0। कैसे पेयरिंग करोगे भाई, ये क्वाड बन जाएगा D0 में, ठीक है। क्वाड की इक्वेशन ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, x, D0 हो गया x के बराबर। अब y में देखो ये एक पेयर बन गया, रो में क्या कॉमन है, Q1, और कॉलम में ऊपर से क्या कॉमन है, Q0, तो Q1 Q0, ठीक है। तो जब तीनों एक्सप्रेशन आ जाते हैं, अब इससे लॉजिक सर्किट तो बना सकते हो ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, दो फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करते हैं, उनके इनपुट कनेक्ट किए जाते हैं और उनका आउटपुट कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से यहां पे बन जाएगा मूरे सर्किट। बट मूरे सर्किट में हमने क्या देखा, भले ही यहां फ्लिप फ्लॉप नहीं बढ़े लेकिन नंबर ऑफ स्टेट बढ़ गई हैं। इसका मतलब देखो, अगर पहले 4 फ्लिप फ्लॉप होते, सॉरी 4 स्टेट होती, तो मूरे सर्किट में कितनी हो जाती, 5। लेकिन 4 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगते, 2, और 5 के लिए कितने लगेंगे, 3। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ स्टेट बढ़ने से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी तुम्हारे बढ़ जाएं। तो ये कह सकते हो मूरे सर्किट की नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू मीले सर्किट, ठीक है। ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ 101 का। तो एक क्वेश्चन बना के लिखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, design a FSM using Mealy model. Design a FSM using Mealy model which gives an output 1 when 110 is detected, which gives an output 1 when 110 is detected and gives an output 0 when 110 is detected again, gives an output 0 when 110 is detected again, ठीक है। क्वेश्चन बात क्लियर होती है, क्या पूछा गया, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसने बोला एक ऐसा मीले सर्किट बनाओ जो कि आउटपुट 1 दे दे अगर क्या इनपुट पे मिल जाए, 110। लेकिन अगर 110 दोबारे आ जाए, एक और बार 110 आ जाए, तब आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। यानी एक बार 110 आने पे 1 और दूसरी बार 110 आने पे आउटपुट मिलना चाहिए 0। ऐसी मशीन बनानी है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करते हैं, स्टेट डायग्राम से। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो मैं इनिशियल स्टेट ले लेता हूं ए। इनिशियल स्टेट में सीक्वेंस है 110, 0 आता रहे तो कोई फायदा नहीं, सेम स्टेट पे रहो, ठीक है। 0 से मेरा सीक्वेंस नहीं शुरू होने वाला। लेकिन अगर 1 आ गया तो अभी सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ ना, तो आउटपुट रहेगा 0। बट हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए, दैट इज बी। ये बात समझ आई। 1 आने पे अभी पूरा सीक्वेंस चाहिए, तुम्हें सीक्वेंस क्या चाहिए इस बार, 110। तो बी का मतलब क्या है कि 1 मिल चुका है, ठीक है। अब अगर एक और 1 मिल जाए तो अगले पे आ जाओ, बट अभी भी तो सीक्वेंस पूरा नहीं हुआ ना, सिर्फ अभी क्या मिला है, 1 इतनी बात क्लियर हुई कि 1 मिल गया। अब लेकिन अगर 1 के बाद 0 आ जाता, मुझे चाहिए 110। अगर मेरे पास 10 है तो इसमें से कुछ यूज हो सकता है या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 110 की मुझे जरूरत है, मेरे पास अभी पड़ा है 10, यानी 1 के तुरंत बाद आ गया है 0। तो किसी भी हालत में तुम 110 नहीं बना सकते। अब एक चीज सोचो ना, अगर 10 आ चुका है तो 110 कहां से बना लोगे, 110 के लिए दोबारा से पूरा सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई। इस 10 का पूरे सीक्वेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी अगर 1 के बाद दोबारा 0 आ जाता तो वापस मैं इनिशियल स्टेट पे चला जाता, आउटपुट 0 ही रहता। अब सी की बात करते हैं। सी पे मेरे पास क्या आ चुका है भाई, 1 आ चुका है, एक और 0 मिलते ही सीक्वेंस पूरा, एक और 0 मिला तो आउटपुट 1।
तो डी का मतलब क्या है, मुझे क्या मिल चुका है 1 1 0। लेकिन सी पे अगर 1 आ गया होता, सी पे अगर 1 आ गया होता, यानी 1 1 आ चुका था, एक और 1 आ गया, अब क्या करोगे? इसके 2 1 तो यूज हो सकते हैं ना, अगर अगला 0 हो जाए, अगर अगला 0 आ जाए तो 1 1 0 फिर भी मिल रहा है। यानी सी पे अगर एक और 1 आ जाए तो लास्ट के 2 1 यूज हो सकते हैं। बी का मतलब क्या था 1 डिटेक्टेड, सी का मतलब क्या था 1 1 डिटेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक और 1 आ जाए तो लास्ट के दोनों 1 यूज हो जाएंगे। तो उसका मतलब है कहां रहना चाहिए मुझे, सी पे। ये बात समझ आई? बी का मतलब था 1 आ चुका, सी का मतलब था एक और 1 आ चुका, यानी 1 1 मिल चुका है। बट अगर एक तीसरा 1 आ जाए, यानी 1 1 1 हो जाए, तो लास्ट के दोनों वंस का यूज दोबारा कर सकते हो। ठीक है, अब हम डी तक पहुंच चुके हैं। डी पे आउटपुट क्या आ चुका है 1, मेरा सीक्वेंस पूरा हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला गया था एक बार 1 1 0 आने पे आउटपुट 1 होगा और दोबारे 1 1 0 आने पे आउटपुट क्या होना चाहिए 0। अब दोबारे से शुरू करते हैं 1 1 0 ढूंढना। ठीक है, अब अगर 1 आया तो आउटपुट रहेगा अभी 1, क्योंकि आउटपुट को 0 कब करना है, जब अगली बार 1 1 0 मिल जाए। तो मैं स्टेट पे आ गया ई पे। ठीक है, लेकिन अगर डी पे 0 मिल जाए, डी पे 0 मिल जाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, डी पे ही अटके रहेंगे, क्योंकि अब मुझे दोबारे से क्या ढूंढना है 1 1 0। और जब तक 1 1 0 नहीं मिल जाता, जब तक मैं आउटपुट को वापस 0 नहीं कर सकता। अब ऐसा सोचो, अगले 1 1 0 के लिए डी तुम्हारा इनिशियल स्टेट है। जब एक बार 1 1 0 मिल चुका, हम डी पे पहुंच गए, तो अगले 1 1 0 के लिए शुरुआत कहां से होगी, डी से। तो अब डी इनिशियल का काम कर रहा है। अब एक और बार अगर 1 आ जाए तो 1 1 0 के 2 1 मिल चुके, तो हम किस पे आ गए, एफ पे। आउटपुट अभी भी 1 ही है। आउटपुट 1 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है 0 तब करना जब दोबारे 1 1 0 मिल जाए, तो जब तक 0 नहीं कर सकते। लेकिन देखो, अगर 1 आने के बाद एक और बार 0 आ गया, यानी 1 0 आ गया, तो जैसा मैंने पहले बोला था ये वेस्ट हो जाता है ना, पूरा वेस्ट हो जाता है। तो वापस इनिशियल पे लौट जाओ, लेकिन इसके लिए इनिशियल कौन सी है, डी। ठीक है, तो डी पे लौट गए। अब एफ की बात करो, एफ का मतलब क्या है, देखो यहां पे हमें 1 मिल चुका है, यहां 1 1 मिल चुका है। अगर एक 0 मिल जाए तो मेरा सीक्वेंस पूरा, 0 मिल गया तो मैं ए पे आ जाऊंगा और आउटपुट को कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे फिर क्या मिल चुका है 1 1 0। बट अगर एक और 1 आ गया, जैसा हमने बी पे भी सी पे बोला था कि 2 1 के बाद अगर एक तीसरा 1 आ जाए तो इसी पे रहो, एक और 1 अगर आ जाए तो इसी पे अटके रहना जब तक 0 ना मिले। ठीक है, अब ये बन गया स्टेट डायग्राम पूरा। हर स्टेट से मैंने 2 लाइन निकाली है दोनों इनपुट के लिए, एक 0 और एक 1। दोबारा समझते हैं स्टेट डायग्राम को। इनिशियल स्टेट थी ए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 1 1 0 मिल जाए तो आउटपुट 1 कर देना, यानी क्या रहा होगा 0। और जब दोबारा 1 1 0 मिल जाए तो आउटपुट 0 कर देना, यानी क्या रहा होगा 1। तो अब देखो, मैंने ए से शुरू किया, 1 मिला तो मैं बी पे आ गया, यानी एक 1 मुझे मिल चुका है, बट अभी पूरा सीक्वेंस नहीं मिला है, इसलिए आउटपुट क्या रहा 0। 1 मिलने पे आ गए बी पे, एक और 1 मिलने पे आ गए सी पे, यानी 1 1 मिल चुका। ढूंढना क्या है 1 1 0। 1 के बाद एक और 1 मिल चुका तो हम आ गए सी पे, और 0 मिल चुका तो 1 1 0 पूरा हो गया, और आउटपुट भी मैंने क्या कर दिया 1, क्योंकि उसने बोला था 1 1 0 मिलने पे आउटपुट 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बाकी की ट्रांजिशन समझते हैं। अगर ए पे 1 आता ही नहीं तो सीक्वेंस शुरू भी नहीं होता। सीक्वेंस शुरू करने के लिए क्या चाहिए था 1, तो जब तक 0 आता रहे, जब तक किस पे रहोगे ए पे। ठीक है, सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब 1 आने पे बी पे गए थे, लेकिन 1 के बाद अगर अगला 0 आ गया तो तुम कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें पूरा सीक्वेंस दोबारा ढूंढना पड़ेगा, पूरा सीक्वेंस दोबारा ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं वापस किस पे चला गया, इनिशियल पे। अब सी पे आ गए थे, सी पे मान लो 0 मिला तो सीक्वेंस पूरा होके डी पे चले गए, लेकिन अगर सी पे 1 मिला
2 के बाद अगर एक तीसरा 1 भी आ गया तो भी हम ये दोनों 1 को रीयूज करके 110 बना सकते हैं ना। बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। तो 110 दोबारा बन सकता है, इसीलिए 2 1 का मतलब सी, तो मैं सी पे ही रहा। अब अगले 110 को तब ढूंढना है जब पहला 110 मिल चुका हो। पहला 110 कहां जाके मिला था? डी पे। तो अगले 110 के लिए डी हमारा इनिशियल का काम करेगा। अगर 0 आता रहा तो अगला 110 शुरू नहीं होगा, हम कहां रहेंगे? डी पे। लेकिन इस बार आउटपुट को 1 ही रखना, क्योंकि आउटपुट 0 तब कर पाओगे जब अगली बार क्या मिल जाए? 110। फिर 1 मिला तो ई पे आ गए, लेकिन अभी 110 नहीं मिला है, इसीलिए आउटपुट अभी भी क्या है? 1। अगर 0 मिल गया ई पे आके तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ गया, दोबारा से 110 ढूंढना पड़ेगा। वापस कहां आ गए? डी। अब अभी के लिए भूल जाओ एबीसी, अब तुम्हारा सीक्वेंस डी से शुरू हो रहा है, तो डी इनिशियल है, तो 1 के बाद 0 मिलते ही सारा सीक्वेंस बिगड़ गया पहले की तरह। तो पहले जैसे बी से ए चले गए थे, इस बार ई से डी आ गए। फिर 1 मिला तो एफ पे आ गए, फिर 1 मिला तो एफ पे ही रह जाएंगे जैसे सी पे रह गए थे, और फिर 0 मिला तो कहां आ गए? ए पे आ गए, और आउटपुट को क्या कर दिया? 0। ठीक है, तो एक तरह से जैसे एबीसी स्टेट्स हैं उसी वे में डीईएफ है तुम्हारी। ठीक है, सेम तरह का चल रहा है, लेकिन बस फर्क ये है कि पहले 110 पे आने पे आउटपुट 1 करना है और दोबारा आने पे 0 करना है। अब इसका भी स्टेट टेबल बनाओगे, तो अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां पे क्या बनेगा? प्रेजेंट स्टेट, जो कि 6 हो सकती है। फिर नेक्स्ट स्टेट, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी, 0 और 1। और फिर आउटपुट, आउटपुट मीले सर्किट में इनपुट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आउटपुट में भी 2 रोज 2 कॉलम बनेंगे, एक 0 का और एक 1 का। ठीक है, तो पहले मैं प्रेजेंट स्टेट लिस्ट डाउन कर देता हूं। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ए पे देखो, अगर 0 आता है तो ए पे ही रहोगे और आउटपुट क्या रखोगे? 0। ए पे अगर 1 आता है तो बी पे चले जाएंगे और आउटपुट कर देंगे 0। बी पे अगर 1 आया तो कहां गए? सी। और 0 आया तो वापस ए, और दोनों ही केसेस में आउटपुट था 0। सी पे अगर 1 आया तो सी पे ही रहा, 0 आया तो डी पे चला गया, लेकिन सी पे 0 आया तो डी पे गए और आउटपुट को कर दिया 1। और सी पे अगर 1 आया तो सी पे ही रहे और आउटपुट रहा 0। आउटपुट ये स्लैश के बाद देखोगे। अब डी पे बात करो, डी पे 0 आया तो कहां रहोगे? डी पे, और आउटपुट क्या रहेगा? 1। डी पे लेकिन अगर 1 आया तो ई पे चले जाओगे और आउटपुट क्या रहेगा? 1। फिर ई की बात करो, ई पे 0 आया तो डी पे आ जाओगे, आउटपुट रहेगा 1। ई पे 1 आया तो एफ पे चले जाओगे, आउटपुट रहेगा 1। एफ की बात करो, 1 आया तो एफ पे ही रहोगे, आउटपुट रहेगा 1। और 0 आया तो ए पे चले जाओगे, आउटपुट हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। इसके अगला स्टेप क्या होता है? स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? अब की बार कितनी स्टेट्स हैं अपने पास? 6 स्टेट्स हैं। तो जब मैं स्टेट असाइनमेंट की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 6 मस्ट बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो n आ जाएगा 3, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 6। तो हम क्या बोलेंगे? 3 बिट्स और 3 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड। ठीक बात है भाई, 3 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ने वाली है हमें। अब इसके बाद क्या करो? इनको नाम दे दो। ए हो गया 0 0 0, बी हो गया 0 0 1, सी हो गया 0 1 0, डी हो गया 0 1 1, ई हो गया 1 0 0 और एफ हो गया 1 0 1।
अब देखो इसके बाद जो 6 और 7 है वो तो वेस्ट हो गया ना, 6 और 7 यूज नहीं हो सकता, तो उन्हें क्या बोलोगे, अनयूज्ड स्टेट, और उसको कैसे यूज करोगे, एज डोंट केयर। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्लियर है, क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को हमें नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा या बाइनरी में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने इनपुट हो जाएंगे, 3 तो स्टेट के हो जाएंगे क्योंकि 3 बिट की एक स्टेट है। तो जैसे पहले मैं Q1 Q0 लिख रहा था, इस बार क्या लिखोगे, Q2 Q1 Q0। स्टेट के 3 वेरिएबल होंगे और एक चौथा वेरिएबल रहेगा इनपुट। तो पहले मेरे पास 3 वेरिएबल का के मैप बन रहा था, अब 4-4 वेरिएबल के के मैप बनेंगे कि 3 वेरिएबल होंगे स्टेट के, एक चौथा वेरिएबल होगा हमारा इनपुट का। और कितने फ्लिप फ्लॉप का इनपुट निकालोगे, 3 फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि यहां 3 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है, और एक चौथा के मैप बनेगा आउटपुट का। ठीक है, चाहे तो यहां स्टेट टेबल मैं बना भी सकता हूं, देखो एक काम करते हैं, स्टेट टेबल बना ही लेते हैं, बट ये स्टेट असाइनमेंट याद रखना। ठीक है, तो इस टेबल को मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, मैंने बोला क्या करना पड़ेगा तुम्हें, Q2 Q1 Q0 ये हो गई प्रेजेंट स्टेट, ये हो गया X। फिर इसके बाद Q2 प्लस Q1 प्लस Q0 प्लस और Y। अब Q2 Q1 Q0 और X के 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट हमने 6 ही स्टेट यूज किए हैं ना, तो 16 के 16 यूज नहीं होंगे, 12 यूज होंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। हमने बस 101 तक ही यूज किया था ना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए। ये हो गया A, ये वाली स्टेट थी B, ये वाली स्टेट थी C, ये थी D, देन E एंड देन F। ठीक है, अब A पे अगर इनपुट 0 लगता है तो नेक्स्ट स्टेट होती है A 0 0 0, आउटपुट होता है 0। अगर 1 लगता है तो नेक्स्ट स्टेट होती है B 0 0 1, लेकिन आउटपुट फिर भी क्या रहता है 0। B की बात करो, 0 लगने पे A और आउटपुट 0, और 1 लगने पे C आउटपुट 0। फिर C की बात करो, 0 लगने पे D, यानी 0 लगने पे D तो 0 1 1, और आउटपुट भी क्या 1, और 1 लगने पे C आएगा, C का मतलब है 0 1 0। ठीक है, 1 लगने पे C ही आएगा और आउटपुट रहेगा 0। अब D की बात करो, 0 लगने पे D 0 1 1 और आउटपुट 1, 1 लगने पे E 1 0 0 और आउटपुट 1। E की बात करें, 0 लगने पे D और 1 लगने पे F, F की बात करो 0 लगने पे A और 1 लगने पे F ही रहेगा। ये आ गए। अब इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज करना है। जैसे सिंपल वे में अगर यूज करना चाहते हो तो डी फ्लिप फ्लॉप का कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं यूज डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की खासियत क्या होती है कि नेक्स्ट स्टेट खुद ही डी होती है, यानी Q2 प्लस होगा D2, Q1 प्लस होगा D1 और Q0 प्लस होगा D0। तो जरूरत नहीं है कि दोबारा से D2 D1 D0 लिखो, कन्वेंशनल पेपर में जरूर लिखना, लेकिन अगर वैसे डिराइव करना चाहते हो अपने रफ वर्क में तो कोई जरूरत नहीं है। बट अगर कन्वेंशनल पेपर आएगा तो क्या लिखोगे, यहां 3 और वैल्यूज लिखोगे D2 D1 D0, और उसमें कौन सी वैल्यूज को कॉपी कर दोगे, Q2 Q1 Q0 को।
अब मैंने क्या बोला, चार चार वेरिएबल के 4 के मैप हमें बनाने पड़ेंगे। देखो ठीक है, ये 4 के मैप हो गए। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से होंगे, देखो Q2 Q1 Q0 और X। सेम वे में Q2 Q1 Q0 X, Q2 Q1 Q0 X, Q2 Q1 Q0 X। अंदर नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं यहां वेरिएबल भी लिख देता हूं, बट एक ही में लिख रहा हूं, ठीक है, वहीं से बाकियों में यूज कर लेंगे। ये आ गए वेरिएबल। अब इधर नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। नंबरिंग कैसे कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 13 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू यूज नहीं हुई है, तो वो क्या रहेंगे सारे, वो रहेंगे डोंट केयर। सॉरी, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 0 से लेके 11 तक आएंगे, 12 से 15 तक सब डोंट केयर। तो 12 से 15 सब में देखो डोंट केयर डाल देते हैं। अब ये के मैप मैं किस ऑर्डर में बना रहा हूं, ये वाला मैं बना रहा हूं D2 का, D1 D0 और ये Y। अब D2 जो है वो तो Q2 प्लस है ना, तो देखो कहां कहां पे 1 आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, 7 9 11। ठीक है, अब अगला देखो, 0 1 2 3, 3 पे आया, 4 5 6, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 और 8, ये आ गया। डी नॉट जो है क्यू नॉट प्लस होगा, 1 4 6 8 9 11, 1 4 6 8 9 11।
6 8 9 11। y पे आ जाओ, y कहां कहां पे 1 आ रहा है, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, 4 6 7 8 9 और 11। ये आ गए। अब यहां पेयरिंग बन सकती है, देखो सबसे पहले यहां ये बन गया क्वाड और ये बन गया पेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा देखो, एक तो ये क्वाड बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये अकेला रह जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, एक क्वाड बन गया, ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वाड ये बन गया, ये एक पेयर बन गया, या इसको ऐसे पेयर मत बनाओ, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि ये पेयर बना लो, ये एक पेयर बन गया और इसके अलावा क्या कर सकते हो, ये एक पेयर बना लो। इधर क्या बनेगा, ये एक क्वाड बन गया, ठीक है, ये एक क्वाड बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, ठीक है। तो ये सबके लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे यहां से हमारे पास, बताते चलना लॉजिक एक्सप्रेशन क्या क्या आएगा। अब ये टेबल को मैं रिमूव कर रहा हूं, लॉजिक एक्सप्रेशन बताओ जल्दी जल्दी। D2 में क्वाड का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्वाड में देखो कॉमन क्या आ रहा है, रो में Q2 कॉमन आ रहा है और कॉलम में X, Q2X। फिर पेयर, पेयर में रो में कॉमन आ रहा है Q1 और कॉलम में आ रहा है Q0X। ये तो हो गया D2। फिर D1 पे आ जाओ, D1 में क्वाड में ये दोनों रोज कॉमन है, यानी क्या कॉमन है, Q1, और ये दोनों कॉलम कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, Q0 बार, ठीक है। ये पेयर, कॉलम में Q0X बार और रोज में क्या कॉमन है, Q1। और ये जो अकेला है Q0X और इधर से Q2 बार Q1 बार, ये हो गया। अब D0 पे आ जाते हैं। D0 में देखो ये जो पहला क्वाड है, इसमें रो में क्या कॉमन है, Q2, और कॉलम में क्या कॉमन है, Q0 बार। दूसरा क्वाड, रो में तो सेम चीज कॉमन आएगी Q2, और कॉलम में क्या कॉमन आएगा सेकंड और थर्ड में, X। फिर अगला पेयर देखो, पेयर में रो में क्या कॉमन है, Q2 बार Q1, और कॉलम में क्या कॉमन है, X बार, Q2 बार Q1 X बार। फिर ऊपर और नीचे वाला पेयर देखो, रो में क्या कॉमन है, Q1 बार, और कॉलम में क्या कॉमन है, Q0 बार X, ठीक है। अब Y पे आ जाओ, Y में नीचे वाले पेयर में, सॉरी नीचे वाले क्वाड में क्या कॉमन है, रो में कॉमन है Q2 और कॉलम में कॉमन है Q0 बार, ठीक है। दूसरा क्वाड देखो, सेकंड और थर्ड रो में क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड रो में क्या कॉमन आ रहा है भाई, Q1, और थर्ड और फोर्थ कॉलम में Q0, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पेयर देखो, सेकंड रो Q2 बार Q1 और फर्स्ट और फोर्थ कॉलम X1 बार, X बार, तो Q2 बार Q1 X बार। और लास्ट पेयर देखो जो नीचे बन रहा है, थर्ड और फोर्थ रो कॉमन है Q2 और थर्ड कॉलम में Q0X। तो ये लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएंगे जिससे कि सर्किट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो यही पूरा एफएसएम का डिजाइन प्रोसेस होता है। जैसे सिंक्रोनस काउंटर बनता था, सेम वे में तुम्हारी एफएसएम बनती है। बस फर्क इतना आ जाता है, यहां स्टेटमेंट में गिवन होता है क्वेश्चन
और वहां डायरेक्टली काउंटिंग सीक्वेंस हमें पता होता है। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि स्टेट डायग्राम बनाना सब लोगों को क्लियर होगा कि स्टेट डायग्राम कैसे बन सकता है। ठीक है, स्टेट डायग्राम में हमेशा बस इस चीज का केयर करना कि हर नोड से या हर सर्कल से उतनी लाइंस तुम्हें निकालनी है जितने इनपुट के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और मैपिंग किस बेसिस पे करोगे, हर बार सीक्वेंस लिख के चेक कर लेना कि इसमें से क्या क्या चीजें रीयूज हो सकती हैं, उसी हिसाब से मैपिंग तुम्हें फॉर्म करनी है। ठीक है, एक बार मैपिंग बन जाती है, स्टेट डायग्राम के बाद का सारा प्रोसेस मैकेनिकल है, उसमें मैं नहीं मानता हूं कि कोई दिमाग वाला काम है। सबसे टफ जो चीज होती है वो तुम्हारा स्टेप 1 होता है, वो है स्टेट डायग्राम। तो कोशिश क्या करना कि अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का एक बार स्टेट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। स्टेट डायग्राम बन जाता है तो काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि एफएसएम टू स्टेट डायग्राम कैसे जाते हैं। गेट के अंदर दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेट डायग्राम भी पूछा जा सकता है या स्टेट डायग्राम देके ये भी पूछा जा सकता है ये एफएसएम करती क्या है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब कभी कोई सीक्वेंस डिटेक्ट करते हो तो जो सीक्वेंस आता है उसमें हम आगे चलते जाते हैं। ठीक है, कभी किसी लूप में नहीं अटकते हैं। मैंने हमेशा क्या किया, देखो आज जितने भी स्टेट डायग्राम बनाए, जब कोई डिजायरेबल इनपुट आया तो मैं अगली स्टेट पे चला गया, मैं रुका कहीं नहीं। तो इसीलिए जब कभी स्टेट डायग्राम रीड करते हो तो हमेशा ध्यान क्या रखना, आगे बढ़ते चलो, जैसे जैसे डिजायर्ड इनपुट आ रहा है कभी भी रुकना नहीं है। तो लाइन से स्टेट रीड करते चलना कि क्या क्या इनपुट लगाने से आगे बढ़ रहे हैं, और उससे तुम्हें मालूम चल जाएगा क्या सीक्वेंस डिटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट डायग्राम को रीड भी कर सकते हो। ये बात क्लियर हुई? तो इतना इन चीजों का ध्यान रखना, इस पे प्रैक्टिस करो। एफएसएम के अंदर इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मूरे और मीले सर्किट दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और हमने क्या देखा, मूरे सर्किट बनाने से हमारी जो स्टेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिस कारण से हार्डवेयर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट एफएसएम के अंदर इतना ही कवर किया जाता है। थैंक यू।